नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। दशकों तक राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले रामविलास पासवान के निधन पश्चात उनके बेटे चिराग पासवान को राजनीतिक तौर पर जितना तोड़ने की कोशिश की गई, वह अपने संघर्ष के बल पर उतना ही निखरते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचते गए। 2021 में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने दिवंगत रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया और 2019 में लोजपा के टिकट पर जीते अपने दूसरे भतीजे समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज पासवान सहित 3 सांसदों यथा खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, वैशाली सांसद वीणा देवी और नवादा सांसद चंदन सिंह के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। लोजपा रामविलास में चिराग अकेले रह गए। हालांकि लोजपा में टूट की पटकथा लिखने वालों में ऐसे भी राजनीतिज्ञ शामिल थे जो जदयू को तीसरे नंबर पर धकेले जाने से आहत थे। सीएम नीतीश कुमार प्रत्यक्ष तौर पर शामिल थे या नहीं, यह स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सीएम नीतीश को भी लोजपा में टूट के लिए चिराग कसूरवार ठहराते रहे हैं। जाहिर तौर पर 2020 के चुनाव में मोदी का हनुमान बनकर उन्होंने बिहार की राजनीति में ऐसा तो कुछ जरूर कर दिया जिसके कारण वह अकेले पड़ गए। अकेले चुनाव लड़ने की योजना चिराग ने सिर्फ अपने वजूद को मजबूत करने के लिए बनाई थी या बीजेपी द्वारा जदयू को डैमेज करने के लिए बनाई गई रणनीति को चिराग ने अमली जामा पहनाया, यह तो स्वयं चिराग और बीजेपी के रणनीतिकार ही बता सकते हैं। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि चिराग ने अपने आप को मोदी का हनुमान बताकर जदयू को जितना नुकसान पहुंचाया, उसकी कल्पना शायद सीएम नीतीश कुमार ने कभी नहीं की होगी। नीतीश अगर तीसरे नंबर की पार्टी का मुखिया होने का दंश झेल रहे हैं और उन्हें बार बार पलट पलट कर अगर सीएम पद की शपथ लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार चिराग ही बताए जा रहे हैं। हालांकि चिराग ने जदयू प्रत्याशियों के विरोध में अपना प्रत्याशी उतारकर राजद को इतना फायदा पहुंचाया कि तेजस्वी सरकार बनाने के करीब पहुंच गए थे। बात अलग है कि उसके बाद चिराग अकेले पड़ गए, लेकिन अकेला रहने के बाद भी चिराग हारे नहीं और सदन से लेकर सड़क तक राजनीति में एक नई धमक पैदा कर वह कम से कम बिहार की राजनीति में इतने प्रासंगिक हो गए कि पीएम नरेंद्र मोदी का सदैव गुणगान करते रहे। हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस को न केवल किनारे कर दिया गया, बल्कि हाजीपुर तो छोड़िए 40 में से एक भी लोकसभा सीट बीजेपी के ओर से पारस को नहीं दी गई। पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेजे जाने या राज्यपाल बनाने और प्रिंस राज पासवान को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल करने का ऑफर जरूर दिया गया है, लेकिन सियासी जानकारों के मुताबिक पारस या प्रिंस राज के पास कोई वोट बैंक नहीं है। इसीलिए ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह के आश्वासन को बीजेपी अमलीजामा पहनाएगी। वैसे पारस ने अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए का साथ दिया तो सेवा के बदले उन्हें या दिवंगत पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के पुत्र यानी उनके भतीजे प्रिंस राज को मेवा दिया जा सकता है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि इसके लिए दोनों को इंतजार करना पड़ सकता है। पारस और प्रिंस राज को एनडीए में ठोड़ मिल भी गया तो भी बाकी अन्य 3 सांसदों का ठिकाना कहां होगा, इस पर संशय इसीलिए बरकरार है क्योंकि खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और वैशाली सांसद वीणा देवी के साथ साथ नवादा सांसद चंदन सिंह ने चिराग का दिल जीतने की ईमानदार कोशिश शायद नहीं की। बात अलग है कि वीणा देवी पाला बदलकर चिराग गुट में आ गई, जबकि चौधरी महबूब अली कैसर पारस के साथ साथ चिराग को भी खुश रखने का तमाम जतन करते रहे। ऐसी परिस्थिति में पिता के निधन पश्चात चिराग का साथ छोड़ने वाले लोजपा के इन मौजूदा सांसदों पर चिराग मेहरबानी बरसाएंगे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि बीजेपी की ओर से एनडीए में सीटों के हुए बंटवारे का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि कल यानी 15 मार्च को दिल्ली या पटना में एनडीए के घटक दलों द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की जा सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि लोजपा के चिराग गुट को हाजीपुर, नवादा, खगड़िया, जमुई और वैशाली लोकसभा सीट दी गई है, जबकि पशुपति कुमार को फिलहाल पैदल करते हुए राज्यपाल या राज्यसभा सीट का ऑफर दिया गया है। बीजेपी द्वारा दिया जा रहा इस तरह का ऑफर पारस को कबूल है या वह महागठबंधन की ओर रुख करेंगे, यह तो बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए एनडीए में रहना पारस की मजबूरी होगी। वैसे भी दिल्ली में उनके आवास पर आयोजित रालोसपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में यह स्पष्ट निर्णय लिया गया कि 2014 से वह लोग बीजेपी के विश्वसनीय पार्टनर हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व
सुनने में आगे भी चलते रहेंगे। रालोसपा की बैठक में देश भर के जुटे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एक तरफा फैसले की आलोचना तो की, लेकिन कमोबेश सभी ने पारस को एनडीए के साथ बने रहने की सलाह दी। देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पारस की होने वाली बैठक में पारस को अमित शाह और क्या क्या ऑफर करते हैं, यह तो 15 मार्च की देर शाम तक होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि विरासत की लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान के पक्ष में पहले अमित शाह की ओर से पहले हरी झंडी दी गई। तभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग के पक्ष में फैसला सुनाया। जेपी नड्डा द्वारा लोजपा रामविलास को असली लोजपा मानकर उसके खाते में 5 सीटें दिए जाने से चिराग ने सिर्फ अपने चाचा पारस पर ही जीत हासिल नहीं की है, बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने भी बड़ी चुनौती पेश कर दी है। वैसे मीडिया के सामने चिराग ने जदयू के प्रति नरम रुख जरूर दिखाया, लेकिन रविवार को वैशाली की सभा में उनके द्वारा कही गई एक एक बातें अभी भी सियासी गलियारे में गूंज रही है और तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने भी चिराग के पक्ष में एक तरफा फैसला सुनाकर सीएम नीतीश को भी इशारों में कह दिया है कि 2019 या 2020 वाली बीजेपी अब नहीं है। मोदी के नेतृत्व में बहुत आगे निकल चुकी बीजेपी अब चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए बड़ा फैसला लेने से कभी भी चूकेगी नहीं। बीजेपी वैसे पॉलिटिशियंस को जरूर अहमियत देती है जिनके पास मजबूत वोट बैंक है। वैसे सियासी जानकारों का कहना है कि इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में यह साफ दिखाया गया है कि चिराग अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो बिहार में एनडीए को कम से कम 10 सीटों का नुकसान होगा। इस बात की जानकारी मिलने के बाद ही चिराग ने वैशाली की सभा में सरकार और गठबंधन को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज बिहार होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई और आनंद फानन में वह सब हो गया जिसकी चाहत उन्हें थी। वैसे चिराग को यह भी पता है कि उनकी जरूरी जितनी बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए को है उतनी ही जरूरी उनके लिए एनडीए है। बावजूद इसके चिराग को लेकर एनडीए में जारी खींचतान पर बारीक नजर रख रहे लालू तेजस्वी ने एनडीए से नाराज होने वाले दलों के लिए दरवाजा खोल रखा है। चिराग की नाराजगी दूर होने के बाद भी राजद का दरवाजा अब तक खुला है, लेकिन अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को छोड़कर ऐसा लगता नहीं है कि कोई अन्य दल महागठबंधन की ओर रुख करेगा। हालांकि सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी और राजद की नजरों में पशुपति कुमार पारस और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की कमोबेश एक जैसी स्थिति है। बीजेपी और आरजेडी को लगता है कि सहनी और पारस कम से कम लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। यह भी एक ऐसा बड़ा कारण है कि सहनी की बात बीजेपी से बन नहीं पा रही है। वैसे भी सहनी का डिमांड बड़ा है, वह कम से कम 3 सीट तो चाह ही रहे हैं। उनकी चाहत यह भी है कि बीजेपी न केवल निषादों के आरक्षण मसले को स्वीकारे बल्कि फ्रंट पर आकर निषाद आरक्षण का ऐलान भी करे। दरअसल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के लिए मुसीबत यह है कि उन्होंने कुछ माह पूर्व निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालकर मल्लाहों के सामने स्पष्ट कहा था कि निषाद आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में अगर वह बिना शर्त किसी गठबंधन के साथ समझौता कर लेते हैं तो उनके लिए मल्लाहों के सामने निषाद आरक्षण के मसले पर कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा और उनकी ही जाति के लोग उनसे तरह तरह का सवाल पूछेंगे। वैसे सहनी एनडीए या महागठबंधन में शामिल होते भी हैं तो उन्हें एक से अधिक सीट मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा महज 1 सीट मिलने से नाराज हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वह नाराजगी के आलम में महागठबंधन में जाने की भूल करेंगे, क्योंकि वह 2019 के लोकसभा चुनाव में काराकाट और उजियारपुर से चुनाव लड़कर अंजाम देख चुके हैं और एनडीए में रहते हुए 2014 में लोकसभा की 3 सीटें जीत चुके हैं। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा सहनी को कम से कम 2 सीटें देकर खुश रखा जा सकता है। बीजेपी चूंकि हर हालत में बिहार की सभी सीटें एनडीए के खाते में देखना चाहती है, इसीलिए जीतन राम मांझी को नाखुश नहीं कर सकती है। शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज मांझी के सरकारी आवास पर पहुंचे और उनसे वर्तमान राजनीतिक हालात पर बात की। कहा जा रहा है कि उन्होंने सीएम नीतीश द्वारा बहुमत साबित करने से पहले मंत्रिमंडल में उनके एक और विधायक को शामिल करने तथा बेटे सुमन मांझी को कोई बड़ा विभाग देने की बात कही थी। उसी सिलसिले में सम्राट चौधरी की मांझी से मुलाकात हुई है। पहले से कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट होते ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन बीजेपी के द्वारा संभावित मंत्रियों का लिस्ट सीएम को नहीं सौंपे जाने के कारण आज मंत्रिमंडल का विस्तार
नहीं हो सका। लेकिन आज देर रात तक राज्यपाल को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद कल सुबह या शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मांझी को एक सीट दिए जाने की चर्चा है, लेकिन उन्हें एक और मंत्री पद देकर अगर निपटा दिया गया तो फिर उनके खाते में जाने वाली सीट कुशवाहा को दी जा सकती है। वैसे अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी 17 और जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लोजपा की चिराग गुट को 5, कुशवाहा और मांझी को एक एक सीट देने की बात सामने आ रही है। बीजेपी, जदयू और लोजपा जीती हुई कुछ सीटों में अदला बदली कर सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का मामला सुलझाते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने से पहले सामाजिक समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एनडीए का पूरा कुनबा लग जाएगा। बात अगर महागठबंधन की करें तो वहां भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कांग्रेस के द्वारा जहां 15 लोकसभा क्षेत्र की लिस्ट सौंपी गई है, वहीं लालू तेजस्वी द्वारा कांग्रेस को 10 और लेफ्ट को 5 सीटें देने के प्रति रजामंदी दिखाई जा रही है। राजद का 25 सीटों पर प्रत्याशी होगा। अगर महागठबंधन के द्वारा घटक दलों को दी जाने वाली सीटों की घोषणा नहीं की जा रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण एनडीए है। महागठबंधन एनडीए से नाराज होने वाली पार्टियों का इंतजार कर रहा है। बहरहाल चुनावी नगाड़ा बजने से पहले बिहार का चुनावी अखाड़ा धीरे धीरे सजने लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस किस अखाड़े में किस किस टीम की ओर से कौन कौन पहलवान किस किस के समक्ष किस किस तरह की चुनौती पेश करते हैं। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।